पाठ का नाम कोशिका जीवन की इकाई। टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कीटो में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोशिकाओं में फ्लेमिंग एवं ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की तथा इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। सर्वप्रथम सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम से परिभाषित किया। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशाद्रम में लंबी क्षण या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल की कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया दो परतों से बनी थैले या फ्लास्क के आकार की संरचना होती है। यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में बताया जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि इसकी ये जो बाहरी दीवार होती है वो वसा तथा प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। इसकी जो बाहरी परत होती है वो सपाट होती है, परंतु जो भीतरी परत होती है वो उंगली के आकार की संरचना में विभक्त होती है, जिसे कि हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और इसी के अंदर प्रोटीन युक्त अर्धतरल पदार्थ भरा होता है, जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर क्रिस्टी की आंतरिक सतह पर छोटे छोटे घुंडी के आकार के सवृंत कण पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम आर्सिसोम के कण, प्रारंभिक कण कहते हैं। और इन कणों पर एटीपी के निर्माण के एंजाइम भी स्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशीय श्वसन क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है, और इस ऑक्सीकरण की क्रिया में एडीपी से एटीपी नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह और एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का कहा जाता है। अगला टॉपिक है आपका अंतःप्रदब्बी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदब्बी जालिका की खोज सर्वप्रथम के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और यह भी केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशाद्रम में अतिसूक्ष्म चपटी परस्पर जुड़ी थैली युक्त असंख्य नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे कि हम अंतःप्रदब्बी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये सबसे बड़ी बंद झिल्ली के रूप में पाई जाती हैं। यह केंद्रक कला तथा जीवद्रव्य कला के मध्य फैली होती हैं, और आकृति के आधार पर यह अंतःप्रदब्बी जालिका निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। आकृति के आधार पर इसके अंदर निम्नलिखित 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होती है सिस्टर्नी। यह रचनाएं लंबी शाखा विहीन नलिकाएं होती हैं, जो कि एक दूसरे के समांतर क्रम में फैली होती हैं। दूसरी होती है इसके अंदर थैलियां। ये रचना में गोल तथा अंडाकार होती हैं। और नंबर 3 होती हैं नलिकाएं। ये पतली रचनाएं होती हैं जो कि केंद्रक के पास से निकलती हैं। ये शाखित एवं अशाखित दोनों प्रकार की होती हैं। जो अंतःप्रदब्बी जालिका होती हैं ये निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है सपाट या अकणिकामय अंतःप्रदब्बी जालिका। ये जो अंतःप्रदब्बी जालिका होती है इनकी जो सतह होती है इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसे हम सपाट या अकणिकामय अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। यह यकृत एवं एड्रिनल ग्रंथि के समीप पाई जाती है। नंबर 2 कणिकामय अंतःद्रव्य जालिका। इनकी कला की सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही इसे हम कणिकामय अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। और यह प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में अधिक पाई जाती हैं, जैसे कि अग्नाशय की कोशिकाएं। नंबर 3 संक्रामी अंतःद्रव्य जालिका। इस प्रकार की अंतःद्रव्य जालिका छोटी छोटी थैलियां कलिकाओं के रूप में स्वतंत्र होती हैं तथा इनका कार्य प्रोटीन व फास्फोलिपिड को गाल्जी काय तक पहुंचाना होता है। कार्य कणिकामय अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती हैं। नंबर 2 यह विभिन्न पदार्थों के आवागमन
पर नियंत्रण रखती हैं। नंबर 3, यह कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद जो केंद्रक का आवरण होता है या जो केंद्रक कला होती है उसके निर्माण में यह सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये कोशिका के प्रमुख अंग होते हैं। गाल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है और पौधों में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। गाल्जी काय भी केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि जीवाणु तथा नीले हरी शैवाल की कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती हैं। गाल्जी काय की संरचना। कोशिका कला की भांति गाल्जी काय भी प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनी होती हैं और इसमें निम्नलिखित 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी होती हैं ये लंबी नलिकाकार दोहरी परतयुक्त घनी समानांतर थैली सदृश संरचनाएं होती हैं और सिस्टर्नी जो होती हैं ये थैलियों का एक समूह होता है जिनमें से प्रत्येक थैली किनारे पर मुड़ी हुई होती है। इस प्रकार ये प्याले के आकृति का निर्माण कर लेती है। नंबर 2, थैलियां। जब सिस्टर्नी के किनारे कटकर अलग हो जाते हैं तब थैलियों का निर्माण होता है। यह रचना में गोल तथा अंडाकार होती हैं। रिक्तिकाएं। ये थैलीनुमा अनियमित आकार की संरचनाएं होती हैं। ये रिक्तिकाएं सिस्टर्नी की थैलियों के बीच बीच में पाई जाती हैं और गाल्जी काय कोशिका में एक जाल का ये निर्माण करती हैं। कार्य। ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती हैं। नंबर 2, ये कोशिकीय पदार्थ जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड एवं स्टेरॉइड्स होते हैं इनका श्रावण एवं संचयन करती हैं। ये कोशिका कला, कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। ये उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायता भी करती हैं। गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है आपका केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह केंद्रक कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सामान्यतः कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। जीवाणुओं तथा जो नीली हरी शैवाल की कोशिकाएं होती हैं अर्थात जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि प्रत्येक केंद्रक के 4 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1, केंद्रक कला। प्रत्येक केंद्रक चारों तरफ से एक आवरण के द्वारा घिरा होता है जिसे कि हम केंद्रक कला कहते हैं और यह प्लाज्मा झिल्ली की भांति या दोहरी झिल्ली का बना होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक कला या तो अनुपस्थित होती है या कि अर्ध विकसित होती है। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच के पदार्थों के आदान प्रदान को ये नियंत्रित करता रहता है। नंबर 2, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के तरल या मैट्रिक्स को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। यह पारदर्शी कोलाइडी तथा न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है और यह एक प्रकार का अर्धतरल पदार्थ होता है और केंद्रक कला के द्वारा घिरा रहता है। इसी के अंदर केंद्रिका तथा क्रोमेटिन धागों के अतिरिक्त इसके अंदर एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए तथा राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। नंबर 3, केंद्रिका। इस केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा बोवेन नामक वैज्ञानिक ने इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। केंद्रक में प्रायः 1 से 3 स्पष्ट गोलाकार सघन संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कि हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका किसी झिल्ली या आवरण के द्वारा घिरी नहीं होती है, इसलिए यह सीधे केंद्रक के संपर्क में रहती है। केंद्रिका के अंदर प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कार्य राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण करना होता है जो प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर के राइबोसोम का निर्माण करती है। इसलिए इस केंद्रिका को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहा जाता है। नंबर 4, क्रोमेटिन धागे। केंद्रक द्रव्य में सूक्ष्म क्रोमेटिन तंतुओं का एक
जाल पाया जाता है जिससे कि हम क्रोमेटिन धागे कहते हैं, और यह धागे एक दूसरे पर फैल करके जाल के आकृति की संरचना बना लेते हैं जिससे कि हम क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह संघनित होकर छोटे व मोटे हो जाते हैं जिन्हें कि हम गुणसूत्र कहते हैं। ये मुख्यतः डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए से ही मिलकर बने होते हैं। कार्य: केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है क्योंकि केंद्रक ही कोशिका के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नंबर 2, केंद्रक ही कोशिका विभाजन का नियंत्रण भी करता है। नंबर 3, केंद्रक में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ जीव के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात ये माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाने का कार्य करते हैं।